जो कि बकरी की बात करने के लिए आए हैं। एंड चूँकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर कुछ फार्मर्स भी हैं, तो मुझे लगता है मैं हिंदी में ही बोलूँगी, जिससे कि जो बातचीत हो रही है वो भी समझें इसको। जो प्रेजेंटेशन बिहार का दिया गया, मुझे ये लगा कि हम दो प्रकार की दुनिया में रहते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने एक रीजनल रिव्यू मीटिंग हम लोग करते हैं, जिसमें बिहार के सरकारी मुलाजिम भी आए थे। और जब हम लोगों ने स्मॉल रूमिनेंट्स की बात करनी चालू की, तो वहाँ के प्रशासकीय अधिकारियों ने हम लोगों को लगभग ये बताया कि वहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं है, ना बकरी का है, ना शीप का है, ना भेड़ का है, ना किसी चीज़ का है, मुर्गी का भी नहीं है। तो मुझे थोड़ा धक्का सा लगा, क्योंकि ये बात तो सही है कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके यहाँ पर दो चार बकरी वो रखते हैं। बकरी को अब स्टॉल फीडिंग की बात हो रही है, वरना बकरी को तो छोड़ दिया जाता है, कुछ पेड़ के झाड़ से कुछ घास से अपना वो बेचारे चर कर आकर और घर में 1-आधा लीटर दूध दे देते हैं। उनकी असली कमाई होती है फार्मर्स की, जो बहुत स्पीड से बच्चे होते हैं, उनसे काफ़ी कमाई होती है, और दूसरा स्लॉटर पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। जहाँ तक लास्ट वाला मुद्दा है, स्लॉटर पर्पस या मीट, इंडिया में भी मीट का कंजम्पशन धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। हालांकि जब हम इस रूम में बैठे हैं तो हमें डेवलपमेंट और कंजर्वेशन की बात करना चाहिए, हमें स्लॉटरिंग की बात नहीं करना चाहिए। परंतु किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको कहाँ से पैसा ज़्यादा मिलेगा, उसके ऊपर ये चर्चा आधारित होनी चाहिए। डॉक्टर चाकती ने बहुत अच्छी बातें बताई यहाँ पर। मेरा सिर्फ अब ये जो बातें हैं, जैसे ब्रीडिंग की बात हुई, और ये बात सही है कि जहाँ आज हम कैटल में ब्रीड इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे सामने रिज़ल्ट भी है। वो रिज़ल्ट ये बताता है कि हमारी जो विश्व में अगर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी में 27% का इजाफा हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है बनस्पत और देशों के, एंड हाईएस्ट है ये इन द वर्ल्ड, बनस्पत अदर कंट्रीज़ जिनका कि 8%, 9%, 10%, 12-15% तक इंक्रीज़ हुआ है। तो हमारी जो पेस ऑफ प्रोडक्टिविटी मिल्क में है वो बड़ी अच्छी बढ़ी है। मुझे नहीं मालूम है कि ये यहाँ पर क्या स्थिति है। हम जब अगर बकरी की बात कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई है, पर केजी ग्रोथ क्या हुआ है, ये आई एम श्योर आपके पास डेटा होगा। हमको NLM में हम लोगों को ये बात देखनी चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मुझे हमेशा डेटा जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे समझ में आता है कि हमारी जो सोच है, हमारा जो कार्यक्रम है, क्रियान्वयन है, वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरा अनुरोध होगा कि हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें। और डॉक्टर दत्ता ही, मुझे अभी कल परसों में कोई एक डिस्कशन हो रहा था तो उसमें बता रहे थे कि कैसे कौन सी ब्लैक बंगाल गोट जो है उसमें क्लस्टर अप्रोच में बंगाल में बड़ा अच्छा काम हुआ है, काफ़ी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। अन्य प्रदेशों में भी काम हो रहा है, लेकिन ये बात ऊपर लाने की ज़रूरत है। जैसे आप लोग बिहार में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो रीना जी, मुझे लगता है वहाँ के प्रमुख सचिव को मिलकर बताएं कि बिहार में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। आप भी जाते हो तो उनसे ज़रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री को इस बारे में एनलाइटन किया जाए कि भाई प्रॉस्पेक्ट है और काम भी हो रहा है। तो मेरा थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गई, लेकिन मुद्दा ये है कि हमको एक स्टैटिस्टिकल ग्रोथ क्या रही है और प्रोडक्टिविटी की पर केजी जो ग्रोथ होती है, मीट में कितना जा रहा है, मीट में कितनी आमदनी हो रही है फार्मर को, मतलब मीट में नहीं, ओवरऑल बकरी पालन कर रहे जो किसान हैं उनको कितनी इनकम में बढ़ोतरी हुई है। ये कुछ बेंचमार्किंग हमको करके, जो भी आपके पास पुराना डेटा और नहीं भी है तो आज से उस डेटा की बेंचमार्किंग करके हम इसको ज़रूर रखें। जैसे मेरे टिप्स पे है, मिल्क का मुझे मालूम है, एंड मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि डेयरी के सामने हमारी बाकी जो स्मॉल रूमिनेंट्स हैं
हम उनके ऊपर काम नहीं, उसके ऊपर बहुत हमारा ध्यान नहीं है, जो कि मुझे लगता है करने की बहुत ज़रूरत है। जो डॉक्टर चाकते आपने ब्रीडिंग की बात कही कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट की बात कही, अब मैं उसमें दो बातें कहना चाहूँगी कि जो आप लोगों ने किया वो अब फील्ड पे होना चाहिए, और फील्ड पे जो होने का मतलब ये है कि हमको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर क्या कार्यक्रम करेंगे। उसके लिए NLM के जो हमारे अधिकारी हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स में के साथ में जो NGOs या अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उनको एक क्लस्टर आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको एरियाज डिफाइन करने चाहिए और धीरे धीरे हम इसको स्प्रेड करें कि हाँ फलाने, एंड वो डेमोन्स्ट्रेबल हो कि हाँ यहाँ पे हमने काम कर लिया, यहाँ पे बहुत अच्छी उसकी इम्पोर्टेंस हमको समझ में आई है, लोगों को लाकर वहाँ दिखाएं और फिर हम नेक्स्ट एरिया में मूव इन कर जाएं। तो जब हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे तो आई एम श्योर लोगों को भी समझ में आएगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। हमारा जो NLM का प्रोग्राम है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन का जो प्रोग्राम है, उसमें स्मॉल रुमिनेंट्स का, उसमें हम कुछ कितने यूनिट्स, 50 यूनिट्स, 100 to 500 यूनिट्स का हम देते हैं। सब्सिडी प्रोग्राम है 50% का। हाँ, बट इसमें लोन भी है। जो किसान है हमारा बड़ा छोटा है, और अगर हम किसान को छोटा कर देंगे, बोलेंगे 10-20 हज़ार की आप गोट ले लो, तो उसका कुछ पता नहीं होगा। मैं अभी झारखंड से आ रही हूँ, कल ही लौटी हूँ, और वहाँ पर राज्य सरकार की एक स्कीम चलती, करीब 75,000 रुपये गाय के लिए सब्सिडी देते हैं वो लोग। बात करते करते ये समझ में आया कि वो जो हम लोग जब CO होते थे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो जो IRDP की गाय, रामलाल की भी होती थी, श्यामलाल की भी होती थी, गौरीलाल की भी होती, सबकी होती थी, कुछ वही स्थिति वहाँ पर भी है। तो ये बड़ा एक अजीब सी बात हो गई है कि छोटे किसान को हम देंगे तो हम मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, और छोटे किसान से मतलब छोटा यूनिट देंगे तो हमें इसमें मॉनिटरिंग में दिक्कत है, और जब साइज़ इतना बड़ा हो गया है तो आम आदमी उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। तो मुझे इसमें लगता है कि जो अंजनी काम करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ में, NRLM के साथ में काम करते हैं, क्लस्टराइजेशन करके CLFs के माध्यम से, SHGs के माध्यम से हम इस स्कीम को ट्वीक करें और हम उस आधार पर इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाएं। अदरवाइज़ एक मंथली DO लेटर जाता है, हमारे कैबिनेट सचिव को हम भेजते हैं, तो उसमें हम देख रहे थे कि माइनस में ग्रोथ हो रही है, एंड मुझे नहीं लगता है कि स्मॉल रुमिनेंट्स में हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। जब हम क्लस्टर अप्रोच CLF के माध्यम से, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से करेंगे, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हो सकता है बेटर, वहाँ पर स्वास्थ्य की जो लाइफ स्टॉक हेल्थ की वैक्सीनेशन के इश्यूज़ हैं वो भी टेकन केयर ऑफ हो सकते हैं, मार्केटिंग भी हो वहाँ पे दूध का कलेक्शन भी हो सकता है सेपरेटली, और फिर उसको हम किसी स्ट्रीम में भेज सकते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है आज जब आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो एक ये भी मंथन करने की ज़रूरत है कि बकरी के दूध का वैल्यू चेन कैसे बने। आज मुझे लगता है कि बकरी का दूध, आई डोंट नो, हाँ नहीं 2 to 5% तो है ही है, उसके अलावा ये कि उसका कोई वैल्यू चेन नहीं, वो मेरे ख्याल में लोकल कंजम्पशन में ही, या तो लोकल कंजम्पशन में हो रहा है या वो मिक्स हो रहा है। तो जो थेरेप्यूटिक वैल्यू की बात कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, उसका कोई बहुत ठोस हमारे पास में मतलब दिशा नहीं है। वी नीड टू क्रिएट दैट। जब मैं अभी कुछ समय पहले गई थी, CIRG मखदूम भी गई थी, और CIRG मखदूम में, हाँ CIRG मखदूम गई थी, और उसी के बाद में मैं ये अपना नेशनल कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट है बीकानेर, वहाँ गई थी। तो जब मैं बीकानेर गई तो रात को मुझे फिर सपने आ रहे थे कि ऊँट की चीज़, ऊँट के दूध की चीज़, ऊँट के दूध का ये खीर, ऊँट के दूध की कुल्फ़ी, ऊँट के दूध का ये, ऊँट के दूध, बट वो उस हॉल के बाहर जो एक प्रदर्शनी लगी थी वहाँ तक तो समझ में आती है, उसके बाद में नहीं समझ में आते। एक एंटरप्रेन्योर है एंड उसने मुझे अपने प्रोडक्ट्स भी दिए थे, हितेश राठी करके एक लड़का है, क्या नाम से उसका मैं भूल रही हूँ, आद्विक, वो आद्विक सोप्स, आद्विक क्रीम, एंड
एक्चुअली अच्छी क्रीम थी, एक्चुअली बहुत अच्छी क्रीम थी जो कि वहाँ पर बिक रही थी, उन्होंने बेचा था। तो बात यह है कि हमको बाहर लेकर जाना पड़ेगा। आज कैमल मिल्क चॉकलेट्स का बड़ा फैड हो गया है, इसी तरीके से गोट मिल्क के भी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं। मुझे आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट देयर, आपने वहाँ पे मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए थे, चीज़ भी दिखाई थी, सोप भी दिखाया था, बट वो रिसर्च सेंटर से बाहर आकर इंक्यूबेट होकर वो बिकना चाहिए। मैं हमेशा ये एग्जांपल बताती हूँ, और जिन लोगों ने पहले सुना हो वो ज़रूर मुझे माफ़ करें, लेकिन दिस इज़ समथिंग जो करना चाहिए। मैं 2 साल पहले स्विट्ज़रलैंड गई थी, और हम एक एनएससी करके टाउन है जो कि स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे है, एनएससी गई हुई थी। तो वहाँ पर घूमते घूमते ऐसे ही दिखाई, एक शॉप दिखाई पड़ी, सोप्स फ्रॉम द फार्म, फ्रॉम डोंकी फार्म। तो मैं किसी के साथ में गई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं पिछली बार भी यहाँ से बड़े अच्छे सोप्स लेकर गई थी। मेरा वो पहला साल था एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, तो मैं भी थोड़ा सा वो हुई कि अच्छा डोंकी मिल्क का है। तो मैं वहाँ गई एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स, डोंकी मिल्क का साबुन, शैम्पू, क्रीम, 25 तरीके की, ये वो, सो मेनी थिंग्स वर देयर। एंड ऑफ कोर्स वी नो क्लियोपैट्रा यूज डोंकीज मिल्क। एनीवे, मैंने उनसे पूछा कि आपने ये कैसे करते हो, वास्तव में डोंकी मिल्क है, कहाँ से आता है डोंकी मिल्क? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास में डोंकी मिल्क के फार्म्स हैं, और वो जो फार्म्स हैं वो एक्सक्लूसिवली उनका मिल्क कलेक्ट करके हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक लड़की है बेचारी जो काम कर रही है नोएडा में, उसको ना लोन दे पा रहे हैं, ना कुछ दे पा रहे हैं, मार्केट में प्रेजेंस नहीं है। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, दूध के सामने, कैटल मिल्क के सामने बाकी सब ठंडा हो जाता है, और उसको, इन चीज़ों को गर्माहट लाने के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत और काम करने की ज़रूरत होगी। जो थेरेप्यूटिक वैल्यू, अभी कैमल मिल्क का ही पता नहीं क्या हुआ, ये बहुत चल रहा था कि कैमल मिल्क जो है वो ऑटिज़म में बहुत फ़ायदा करता है, डायबिटीज़ में फ़ायदा करता है, परंतु उसका कोई रिसर्च इन द लेबोरेटरी होकर निश्चित रूप से स्थापित नहीं हुआ। वो कई डॉक्टर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं उस पर, परंतु उस बेसिस पर कैमल मिल्क को हम मार्केट में नहीं ले जा पा रहे हैं कि ये हाँ, इससे आपको फलाना चीज़ होगा। जैसे डेंगू जब आता है तो लोग क्या ढूंढते हैं? गोट मिल्क ढूंढते हैं, बट आई डोंट नो इफ देयर इज अ प्रॉपर रिसर्च विच सेज, एनेक्डोट है, विच सेज कि हाँ, इसकी ये क्लिनिकल वैल्यूज हैं जिसकी वजह से ये इसमें यूजफुल है। नाउ दैट हैज़ टू बी ऑन अ लार्जर सेट, दैट हैज़ टू बी डन। हमने पीछे किसके डीएसटी के साथ बोला था? नहीं, हमने आईसीएमआर के साथ बोला था कि हम काम करेंगे। तो यहाँ पे भी गोट मिल्क के लिए मैं चाहती हूँ कि ये लार्जर स्केल ऑफ स्टडी आज नहीं होगा, 5 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम पहुँचेंगे ज़रूर। एंड तब मुझे भी अच्छा लगेगा सुन के कि अच्छा हाँ, हमने इसकी बात की थी, आईसीएमआर ने इसकी स्टडी करी, और देखो अब ये ऐसे हो रहा है। सो देर आर दीज एपिथेट्स जिनको कि हमें फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। पहली तो अब इस क्रैश कोर्स को यहाँ पे समाप्त करते हुए मैं चीज़ों को रिकैपिचुलेट करना चाहूँगी कि हमारा आगे का पाथवे क्या हो। नंबर 1, हमको क्लस्टर्स बनाने होंगे। हमको जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, मैं चाहूँगी दत्ता जी एक नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स या नॉलेज मैनेजमेंट पार्टनर्स का एक आप इस सेक्टर में एनरोलमेंट जैसा कुछ करें। जो एनआरओ वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को दिया किसी को, बट वो सभी के फ़ोन में कैद रह गया, आगे नहीं निकल पाया। एनआरओ का जो कॉन्सेप्ट है, नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस, इनको हम बना सकते हैं जो कि फील्ड में जाके लोगों के साथ में काम करेंगे। अब हीफा इंटरनेशनल काम कर रहा है, हर उसमें हमें पैसा भी नहीं देना होता है। ये लोग काम कर रहे हैं, हमसे तो आज तक पैसे लेने नहीं आए, बट हम कुछ चीज़ों में इनको सप्लीमेंट कर सकते हैं या इनका नेटवर्क क्रिएट करवा सकते हैं। ऐसे ही आई एम श्योर बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि इसमें काम कर सकते हैं। सो आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड। नंबर 2,
वी नीड टू आइडेंटिफाई क्लस्टर्स वेयर हम बता सकें कि अच्छा उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खैरी में ये क्लस्टर है, वहाँ पर बहुत बढ़िया काम हुआ है। जो NRLM की भी अप्रोच थी, कुछ प्रोड्यूसर कंपनीज बनाई गई, उसमें एक बदायूं की उन्होंने कहा जरदोज़ी की बनाएंगे, मिज़ोरम में बोला गया कि हम जिंजर की बनाएंगे, मेघालय में टर्मरिक, तो क्या क्लस्टर्स बने। इसी तरीके से हमको भी ये क्लस्टर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए जिसमें हम लोग कुछ काम भी कर रहे हैं सरकारी उसको अमली जामा बनाने के लिए। नंबर 3 जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट वाला कार्यक्रम है, ये तो बड़ा फोकस कार्यक्रम होना चाहिए। जो आपके एनिमल साइंसेज वाले KVKs हैं, दे शुड डू दिस वर्क। उनकी ट्रेनिंग करा के आपके यहाँ पे इट शुड बी अ हब एंड स्पोक मॉडल। आई डोंट नो कितनी कॉस्टिंग आती है AI का सेटअप क्रिएट करने में, आपने मुझे बताया था, उसके बाद मुझे मालूम है कि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्वोल्यूटेड ट्रैक्ट। सो बट होता तो है। सो दीज KVKs शुड स्टार्ट डूइंग दिस। देन नंबर 4 हमारी बात आती कि हम इस वैल्यू चेन का क्या करें। रिसर्च स्लो होगी लेकिन तब तक वैल्यू चेन को हमें बढ़ावा देना होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन हर तरीके का होगा जिसमें कि हम ब्रीडिंग की बात करें, बेटर फीडिंग की बात करें, बेटर प्रोडक्टिविटी की बात करें, एग्रीगेशन की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, स्लॉटरिंग की बात करें। कहाँ पर हम ठीक ढंग से, हमारे पास में जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मीट कंज्यूम करते होंगे, लेकिन जो हमारे स्लॉटर हाउसेस हैं या जिसको ओपन में जो कटता है वो भी बहुत साफ़ स्थिति नहीं होती है, उसमें भी काम करने की ज़रूरत है। आजकल बैंगलोर में जैसे फॉर एग्जांपल पोल्ट्री में लिशियस कर रहा है बहुत अच्छा काम, गोट में भी कर रहा है। तो इन लोगों को इस तरह यहाँ पर इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक काम करने को बहुत कुछ है। और आज चूँकि यहाँ पे फार्मर्स भी आए हैं, मेरा निवेदन होगा कि आप अगर मेरे जाने से पहले किसी 1 या 2 फार्मर्स से संक्षेप में ये सुनवा सकें कि वो लोग क्या महसूस करते हैं इस सेक्टर के बारे में, तो आई वुड बी वेरी थैंकफुल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।